नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे भारत मालदीव संबंधों की, फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा की, इजराइल हमास संघर्ष की, रूस यूक्रेन युद्ध की और पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंधों की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मालदीव ने अब चीन के जहाज को ठहरने की अनुमति दे दी है। क्या मालदीव की ओर से भारत को उकसाया जा रहा है? नीरज जी, आपने जो कहा लास्ट उकसाया जा रहा है, एक तरह से देखा जाए तो वही चीज़ सामने आती है जी। लेकिन मालदीव्स में पूरा नहीं कहूँगा जी। मालदीव्स का जो अभी के उनके प्रेसिडेंट बने हैं मोइजू जी। और उनकी जो पार्टी है उनकी तरफ से है जी। कि जरूर उन्होंने शुरू में ही किया। तो अगर आपको याद है, हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था इसके ऊपर, इलेक्शन से पहले हम चर्चा करते आ रहे हैं और तभी से नैरेटिव बनाई गई थी जी। और यामीन जो थे इनसे पहले, जो कहा जा रहा था कि मोइजी उनके प्रोटेजी हैं जी। उन्हीं के आदमी हैं, जिनको कि चूंकि यामीन जेल में हैं तो उन्होंने इनको आगे कर दिया और बाद में वही आएंगे, वही सरकार चलाएंगे। ये जो चीज़ पहले आपको याद होगा और दर्शकों को पता होगा, ये चीज़ चल रही थी जी। यामीन ने ही इंडिया आउट, पहले जो गवर्नमेंट सरकार थी जी। पहले सले की, उन्होंने तो किया था कि इंडिया फर्स्ट जी, और इन्होंने किया था इंडिया आउट का नारा लेके चले थे और पूरा ये नैरेटिव बनाया गया था जिसको लेके चला गया था जी। और देखिए, नैरेटिव अकेले तो बनता नहीं है जी। नैरेटिव में ये खुद थे अपने इंटरेस्ट के लिए। आमीन तो जाने जाते हैं, प्रो चाइना, मोइजी भी हैं जी। कुछ ग्रुप्स थे इनके यहाँ जिन्होंने भी ये लोगों को गुमराह किया और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया से कैसे मैनिपुलेशन हो रहा है, जहाँ पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे देश भी डर रहे हैं कि उनका मैनिपुलेशन हो जाएगा इलेक्शन का। तो ये तो बहुत छोटी कंट्री थी, 3.5-4 लाख वोटर्स की, तो उसमें तो आराम से हो सकता था और वही हुआ। और मोइज़ी ने आने के बाद सबसे पहले उन्होंने यही बोला कि पहले तो ये बोला कि हम सबको साथ लेके चलेंगे जी। फिर इन्होंने भारत को बोला कि आप अपने फौज यहाँ से हटाइए। और फौज है कितनी, 80-90, मतलब इतनी ज़्यादा तो कोई ऑक्यूपेशन फोर्स तो नहीं है, उन्हीं की मदद के लिए थी। जो हेलीकॉप्टर और 2 जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दिया था भारत ने, उसको चलाने के लिए, मेंटेनेंस के लिए उनके लिए थी। और इसके अलावा देखिए, भारत ने वहाँ पर तो हर एक चीज़ में इन्वॉल्व थे। आप उनके टूरिज़्म ले लीजिए, 36% हाईएस्ट तो यहीं से जा रहा था। उनका डिजास्टर मैनेजमेंट में पूरी मदद भारत करता आया है, कर रहा था। उनको ब्लू वाटर इकोनॉमी, सी की इकोनॉमी जिसके ऊपर डिपेंडेंट हैं 1200 उनके आइलैंड्स हैं, कुछ खास वो है नहीं, कनेक्टिविटी है नहीं। उसके लिए डिजिटल इकोनॉमी जो थी, उसके लिए भारत डिजिटल इकोनॉमी में आप देख लीजिए कितना आगे है, दुनिया में इनफैक्ट आगे है। तो उसके लिए भी उनकी मदद कर रहा था भारत और मॉनेटरी असिस्टेंस तो दे ही रहा था पैसे से। काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। 2 आइलैंड्स के देखिए उनको कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट चला था, ब्रिज 7 किलोमीटर लंबा ब्रिज, जो कि बहुत फ़र्क डाल देता, वो चल रहा था। उनके एक पुलिस एकेडमी थी जिसका कि बना रहा है भारत, $200 मिलियन। उसके अलावा $500 मिलियन के और प्रोजेक्ट्स काफ़ी चल रहे थे, जिसको लेकर के भारत उनकी मदद कर रहा था अपने नेबर फर्स्ट पॉलिसी में। लेकिन परिस्थिति चूँकि बदली और मोइज़ू ने उन्होंने, आपको पता ही है कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि 3 जून को मंत्रियों ने जब हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए थे और उनके कमेंट के बाद उन्होंने अन्यथा लेकर के और सीधा कमेंट किया था। हालांकि उसको निकाल दिया गया था उनको कैबिनेट से, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें थी जो कि लग रहा था कि मालदीव्स जो है, जो आप कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती कुछ कोशिश कर रहा है भारत से अलग होकर चलने की। अलग होकर चलने की क्या मैं कहूँगा कि भारत के विरुद्ध चलने की और लेकिन एक चीज़ देखिए, इतना होने के बावजूद भारत ने कोई मालदीव्स के प्रति कमेंट नहीं दिया, क्योंकि देखिए मालदीव्स के काफ़ी लोग हैं और जो मेन पार्टियां हैं, जो MDP है, एक तो मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक और डेमोक्रेट्स हैं, जो कि अभी भी कह रहे हैं कि ये बहुत गलत काम हो रहा है, नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें थी, इसलिए देख करके भारत ने अभी तक कमेंट नहीं दिया कि कुछ लोगों को जो वो कहते हैं हमारे यहाँ कि दिग्भ्रमित हो गए हैं, उनको लेकर के कमेंट नहीं आया। लेकिन
आप देखिए अमीन ने पहले भी बात की या मोइज़ू अभी हैं, सबसे पहले उन्होंने जो यात्रा की टर्की की पहले की, उसके बाद सीधा चीन गए जी 4 दिन, और चीन में जाके 20 एग्रीमेंट उन्होंने किए हैं। जी। इन 20 एग्रीमेंट में लगभग हर एक चीज़ पर उन्होंने एग्रीमेंट किया है जी। लेकर के उनके साथ, और बोला भी है उनको कि भाई टूरिस्ट उनके ज़्यादा आए, एजुकेशन फील्ड में, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में, इन सब में उनके एग्रीमेंट हुए हैं। जी। लेकिन एक चीज़ देखिए हमें ध्यान रखने की है, प्रेसिडेंट तो ये बन गए हैं, लेकिन इनके पार्लियामेंट में अभी भी मेजॉरिटी इनकी नहीं है, बिल्कुल एमडीपी की और दूसरे की ही है जी। मिल करके। हालांकि इलेक्शंस इनके मार्च में होने हैं जी और जिस तरह से ये चल रहा है, नैरेटिव लग रहा है कि वो भी इन्फ्लुएंस ये लोग कराएंगे। जी चीन की ये विजिट करके आए और चीन का एक डेलीगेशन ऑलरेडी पहुंच गया है वहाँ पर। जी इतनी जल्दी देखिए पहुंचे नहीं, 2 दिन 3 दिन के बाद चीन का डेलीगेशन पहुंचता है कि जो एग्रीमेंट हुए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। जी। इतना जल्दी तो कहीं नहीं होता है। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि ये बजाय एग्रीमेंट बढ़ाने के, ये सोशल मीडिया मैनिपुलेशन ज़्यादा होगा जी। मार्च के जो उनके होने इलेक्शन होने हैं पार्लियामेंट के जी। उसमें, और जो भी चीज़ आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी इनको वहाँ पर शायद मिल जाएगी। और इन्होंने अल्टीमेटम दिया इंडिया को कि 1 महीने के अंदर भारत जो अपनी फ़ौज हटाए। जी। हालांकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने नपातुला उसका जवाब दिया कि हम, ये चीज़ें होती रहती हैं, कई चीज़ें जो आप चाहते हैं हमेशा नहीं होती हैं, जी। और हम बातचीत करेंगे, यही चीज़ लेके। और भारत अभी भी नेबर फर्स्ट पॉलिसी जो हमारे प्रधानमंत्री की है उसको लेके चल रहा है। लेकिन इन्होंने जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो भारत उनके यहाँ करता था जी। उनके लिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, उसको इन्होंने अभी रिवोक कर दिया, मतलब आगे नहीं बढ़ने दिया। उसका एग्रीमेंट को जो इन्होंने परस्यू करना था आगे नहीं किया है। तो ये कुछ एक आध चीज़ें हैं जो कि कुछ ये चीज़ दिखा रहे हैं कि ये जानबूझ करके भारत को ज़रूर ये चाहते हैं कि भारत के विरुद्ध, या भारत कुछ बोले इनके विरुद्ध की बात, जिसे कहते हैं कि ये आगे ये भी इनको मौका मिले जी बताने के लिए। और इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा था, भारत इन्हीं का मैरीटाइम सिक्योरिटी अपनी कर नहीं पाते, उसकी मदद, मेडिकल इवैक्यूएशन। आप देखिए लोग वहाँ के कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ चलेगी, भारत में मैक्सिमम जो मालदीव्स के लोग थे भारत में ट्रीटमेंट के लिए आते थे। जी। फैसिलिटीज़ हैं और सस्ता भी है बाकी जगहों से। जी। तो अब उनको लग रहा है कि आगे क्या होगा अगर ये चीज़ चलेगी ना। सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट तो भारत के जाते थे मालदीव में, जी। हवाई जहाज, और वही लोग आते जाते थे, कैसे होगा? तो वहाँ के लोग खुद कह रहे हैं। ट्रेड देखिए जितना था, ट्रेड तकरीबन 500 मतलब $750 मिलियन तक ट्रेड चला गया था, जो पहले 250-300 मिलियन डॉलर था। जी। और भारत जो है उनसे भी इंपोर्ट काफ़ी कर रहा है, 400 के आसपास मिलियन डॉलर के आसपास। तो उनका भी फ़ायदा हो रहा था। और उनके यहाँ रोड, ब्रिज, कंस्ट्रक्शन जो हम बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ें थी। तो फौज तो बेसिकली इनके लिए थी, इनकी ट्रेनिंग के लिए थी। और पहले इनके मैक्सिमम ट्रेनिंग 80% लोगों की ट्रेनिंग तो फौज ने की है, भारत ने की है इनके फौज की। तो इसमें कोई इतना ज़्यादा नहीं था। मतलब अभी देखिए भारत $690 मिलियन तकरीबन एक्सपोर्ट कर रहा था इनको, और 500 मिलियन डॉलर उनका था, जो कि शायद ही किसी और देश के साथ इनका है जी। उस हिसाब से। तो ये काफ़ी ज़्यादा ये फ़र्क है। लेकिन भारत अभी भी, जैसे हमने कहा, नेबर फर्स्ट और मालदीव्स को साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहा है। जो इनका इवन जो एंटी इंडिया मोइज़ू ने जो चीज़ बोली है, इसको यूरोपियन यूनियन ने भी क्रिटिसाइज़ किया है कि भाई भारत आपके शुरू से आपके साथ था, और पूरा यूरोपियन यूनियन जो है इस पर वो है कि तब देखिए कैसे ये कर रहे हैं, भारत ने इतना इनके लिए किया है। जी। और चीन को अभी ये लेके चलेंगे तो मुश्किल इनकी बढ़ेगी। अगर ये देखेंगे श्रीलंका और पाकिस्तान के क्या हालत हो रही है डेट ट्रिप का। यूएसए ने भी अपना नपातुला रिएक्शन रखा है जी। उसमें। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि दिखा रही हैं कि ये चाहते हैं थोड़ा भड़काना, और जो इंडिया आउट पॉलिसी है। लेकिन एक चीज़ और देखिए आप, मोइज़ू को आए हुए 3 महीने हो गए तकरीबन। जी। यामीन अभी भी जेल में है। जी। कायदे में तो लगता है था कि यामीन बाहर आ जाएंगे और चलाएंगे। जी। जो कहा जा रहा है कि अभी
मुइज़ू यामीन के साए से बाहर निकल रहे हैं। जी ये अपना ही लेके चलना चाहते हैं। जी तो इसका मतलब कि यामीन भी अभी उनको लग गया कि मेरी नहीं चल पाएगी। जी। और कहा यह भी जा रहा है कि यामीन ने इस पार्टी को अब छोड़ दिया है, अपनी जेल से ही वो अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं, नई पार्टी बना लिया है उन्होंने। जी। तो आप देख लीजिए कि मतलब ये छोटा मोटा कोई वो नहीं था, जैसे पहले समझा जा रहा था कि ये मोइन यामीन के प्रॉक्सी हैं और ये मुइज़ू ऐसे चलेंगे। तो ये थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है। और जो हम बात कर रहे थे शिप की, देखिए जो ये शिप है शियांग यांग हांग 3 करके ये है वेसल, जो कि है तो ये एक सिविल कंपनी के साथ, जिसका कनेक्शन चाइनीज मिलिट्री के साथ है। और ये शिप हम जानते हैं पहले भी कोलंबो में जब आई थी उस समय भारत ने रिप्रेजेंट किया था, उसके बाद इसको मना कर दिया था जी श्रीलंका ने। और ये जो है अरेबियन सी में और इंडियन ओशन में नॉर्मली सर्वे के लिए आती रही है। जी ये कह करके कि ये तो सिविल है, लेकिन सब जानते हैं कि ये स्पाई वेसल है। जी। और ये जो है ये पूरा इसके अंदर डीप वाटर नीचे तक ये अपने सर्वेलेंस कर सकती है, एरियल सर्वेलेंस कर सकती है, और भारत के इतने नज़दीक से तो ये बहुत कुछ कर सकती है। तो इसलिए जो है ये तो ठीक नहीं है जो नॉर्मल हो था। अब ये फरवरी से ये अपना फरवरी के मिड में बीच में अगले महीने ये पहुंचेगी वहाँ पर। हालांकि इन्होंने ये बोला है मालदीव्स ने कि जैसे हर एक फ्रेंडली शिप आती है, ये भी आ रही है यहाँ पर, ये कोई सर्वे नहीं करेगी, कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं करेगी, लेकिन हम जानते हैं सभी कि ऐसा तो होता नहीं है। और ये जो ये भी कार्रवाई है, ये भी एक्चुअली इनको पता है कि श्रीलंका ने मना किया था, भारत ने रिप्रेजेंट किया, तब भी ये कर रहे हैं। तो नेचुरली ये तो थोड़ा मामला जो है थोड़ा ये दिखाता है कि ये भारत के विरुद्ध ये चीज़ इसमें ये कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि ये शिप देखिए 2019 से काम कर रही है जी और 2019 से करिए तो अभी तक सबको पता है कि 4 साल में ये क्या काम कर रही है। स्पाई वेसल है ये, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। तो इंडिया को जो हम कहते हैं एग्रीवेट करने के लिए ये कर रही है, लेकिन सिर्फ भारत को ही नहीं, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी इससे उनको भी असर पड़ेगा। जी बिकॉज जितना ये स्टेट ऑफ मलाक्का उधर है और इधर जो जितना मिडिल ईस्ट की तरफ जितना ट्रेड है सब इधर से जाता है, सबका इंटरेस्ट इस इलाके में है। जी सो मालदीव्स का कहना है कि सिर्फ पोर्ट कॉल कर रही है, तो ऐसी कोई मतलब इसमें कोई चीज़ नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा मामला मैं कहूँगा, ये नहीं कहूँगा कि भारत को उकसा सकते हैं, जी भारत तो जानता है क्या करेगा। लेकिन देखिए दो पॉजिटिव चीज़ भी मैं कहूँगा इस विजिट में जो मोइज़ जी गए थे चाइना में, जो नहीं हुई थी, उसमें एक है कि इन्होंने जो भारत ने जो, हालांकि भारत ने नेगेटिवली तो कभी रिएक्ट किया नहीं है, लेकिन एक जो इन्होंने कांटेक्ट किया था यामीन ने पहले चाइना के साथ वहाँ पर एक नेवल फैसिलिटी के बारे में, ये इन्होंने 2019 में किया था, जॉइंट ऑब्जर्वेशन स्टेशन, नेवल स्टेशन बनाने के लिए, जब ये उस समय यामीन राष्ट्रपति थे। लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई, न उन्होंने किया न पिछले गवर्नमेंट ने किया, और इन्होंने भी जो है इस विजिट में उसको आगे नहीं बढ़ाया। तो एक मैं कहूँगा कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि परमानेंट एक स्टेशन अभी तक इन्होंने बात नहीं की है चीन को वहाँ देने की, और कोई डिफेंस कोऑपरेशन इन्होंने एग्रीमेंट में नहीं दिखाया है कि डायरेक्ट डिफेंस कोऑपरेशन होगा दोनों के, इनके सेनाओं के बीच में। इन्होंने तो मोदी जी ने यहाँ तक कहा है कि हमें अपनी सुरक्षा में सबका साथ चाहिए और यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका वगैरह सबने मिल करके सहायता करनी चाहिए। तो ये भी एक मैं लेता हूँ कि पॉजिटिव है कि उन्होंने बेस नहीं बनाने दे रहे हैं या बनने नहीं दे रहे हैं अपने देश को चीन का। तो एक दो चीज़ें हैं। और भारत को जैसे है, मैं यही कहूँगा हमारी तरफ से, तो मुझे लगता है कि भारत को अपने जैसे बातचीत का है दायरा, हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बोल चुके हैं, वो बातचीत जारी रखनी चाहिए इनके साथ। दूसरा, लोगों वाला जो कांटेक्ट है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, सोशल मीडिया पर वॉच रखना जरूरी है कि निगेटिविटी जो बिल्ड की जा रही है भारत के बरखिलाफ वहाँ,
उस पर जो है उसको पॉजिटिविटी में बदलें, मीडिया देख करके वहाँ पर, और लोगों के बीच का कांटेक्ट टूटे नहीं। जी। अगर लोग वहाँ से आना चाहते हैं इलाज के लिए, पढ़ने के लिए, बाकी चीज़ के लिए, ये चीज़ जो है जारी रखें, जिससे ये कांटेक्ट जो है, क्योंकि ये जो बहुत पुराना कांटेक्ट है, ये कभी जल्दी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होना है। उसके अलावा मीडिया जो है उसमें ज़रूरी है कि हमारी मीडिया और उनकी मीडिया दोनों जो है हम देखते रहें कि क्या है। ट्रेड जो हमारा चल रहा है उसमें भी कम नहीं करना चाहिए, कम करेंगे तो उनके लोगों को नुकसान होगा जी। बाकी गवर्नमेंट का तो इतना वो नहीं होना है। और एक क्लोज हमें उनके ऊपर कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, खासकर चीन की जो एक्टिविटी है, और जो अगर कोई एंटी इंडिया एक्टिविटी है, और ये हम अकेले नहीं कर सकते, इसको हमने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को भी साथ में लेके करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी, उनको भी उस इलाके में उनका इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट भारत उधर से ज़्यादा देख सकता है, उनका इंटरेस्ट जो है जी। तो उसके लिए उनको भी साथ में लेकर के ये हमें रखना पड़ेगा। और उम्मीद है कि अगर ये हम भारत अपने जिस रास्ते पर हैं चलते रहेंगे, तो इससे जो है ज़्यादा देखेंगे कि भारत को उकसा नहीं पा रहे हैं, तो खुद ही उनको रुकना पड़ेगा। जी। कुछ समय में उनको खुद ही अगर पता लग जाएगा चीन की जो गतिविधियां हैं या उसका इरादा है, तो शायद आगे चल करके ऐसा नहीं हो, और दोबारा जो है जैसे भारत के साथ संबंध थे वो खुद ही कहेंगे बहाल करने के लिए। बहाल करें। जी बिल्कुल सर, फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा को कैसे देखते हैं आप? इससे दोनों देशों के रक्षा और रणनीतिक संबंधों पर क्या असर पड़ने वाला है? नीरज जी, देखिए, भारत और फ्रांस की जो आपसी संबंध हैं वो तो जग जाहिर हैं, और ये ऐसा संबंध था मजबूत जो कभी डगमगाया नहीं अभी तक। जी। भले वो अमेरिका, रूस, किसी के साथ भी हमारा चलता रहा हो, बट फ्रांस के साथ कभी डगमगाया नहीं है। फ्रांस भी हर समय भारत का साथ देता आ रहा है, चाहे कोई बात यूरोपियन यूनियन में उठी हो, यूएनओ में हो, हर जगह समर्थन करता आया है। जी। और मैक्रो ये पहले नहीं है, इससे पहले 5 प्रेसिडेंट यहाँ पर आ चुके हैं जी। फ्रांस के। जी। और ये चीज़ शुरू हुई है तकरीबन आप देखिए 76-70 के दशक से, 76, 80, अगर उसके बाद में आप 98, 2008, 2016 और अभी 2023। जी। और हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे, जी। उनके बैस्टिल डे परेड में बुलाया गया था एज ए चीफ गेस्ट, तो वो भी गए थे वहाँ। उससे पहले भी जा चुके हैं गेस्ट ऑफ ऑनर, तो मतलब हमारा संबंध ऐसे रहा है। और ये हमें पता था कि इस समय प्लानिंग तो थी कि क्वाड मीटिंग करने की 26 के बाद 27 को, और उसमें जो बाइडेन और बाकी जापान और ऑस्ट्रेलिया के भी आने वाले थे, लेकिन जो बाइडेन, चूँकि हम देख ही रहे हैं कि वो व्यस्त हैं, 2 लड़ाइयाँ तो ही हैं, रशिया यूक्रेन की प्लस मिडिल ईस्ट है, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा जो आप कह रहे हैं घरोली वाली है कि उनको भी अपनी कुर्सी थोड़ी डगमगाती दिख रही है, तो नेचुरली उनको वहाँ रहना जरूरी था। प्राइमरीज वहाँ चल रहे हैं अमेरिका में, तो ये वहाँ बहुत ज़रूरी था। और देखिए, मैक्रोन ने अपनी दोस्ती निभाई और आ रहे हैं वो, भले मैं शॉर्ट नोटिस तो नहीं कहूँगा, क्योंकि आना तो था, जब अगर क्वाड में आते साथ में थे, तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और नेचुरली इनके साथ देखिए जब आएंगे तो हमारे जो बिजनेस लीडर्स हैं, डिफेंस है, स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन, उन सब की तो बात होनी है। और ये बात रादर पहले हो चुकी है, जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे, डेलीगेशंस इनके भी आए थे। मुझे लग रहा है कि उनमें क्या प्रोग्रेस है और ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, खास करके जो हमने को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की बात की थी, इंजन से लेके वेपन सिस्टम्स की, उसके बारे में वो हम आगे देखेंगे कि उन चीज़ों के लिए जो है मुझे लग रहा है कि ये लोग ज़रूर देखेंगे कि और क्या हो सकता है। इस बीच में रिन्यूएबल जो एनर्जी के बारे में, एनर्जी सेक्टर में भी काफ़ी आगे हैं, तो उसके बारे में भी बात हो सकती है। तो इवन हाइड्रोजन और इन सबों के उपयोग के बारे में, स्पेस के बारे में, स्पेस में भी काफ़ी योगदान है फ्रांस का, तो इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर बात होगी। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, वो जयपुर में लैंड कर रहे हैं, वहाँ पर विजिट करेंगे, प्लस वहाँ रोड शो भी होना है, जो एक चीज़ भारत की है जो अब बाकी देशों में होने लगी है, रोड शो, कि वो एक तरह से, हम तो रोड शो कहते हैं, बल्कि देखा जाए तो पब्लिक से आई टू आई कांटेक्ट एक तरह से माना जाएगा, बजाय कि बंद कमरे में कोई बात करे, वो सामने देख रहे हैं। तो ये चीज़ें जो कि बाकी जगह भी शुरू हो रही हैं,
और आज पहुंचेंगे। उस समय जी प्रधानमंत्री, खैर उनकी कमिटमेंट देखिए, आज तो बुलंदशहर में और वहाँ से वहाँ जाएंगे जी सवेरे के बाद, तो ये है। और कल जो है चीफ गेस्ट वो हैं, और इस बार फ्रांस का एक आर्मी का कॉन्टिजेंट ऑलरेडी इस मार्च पास्ट में है। जी। कल हमारे उनके राफेल जो विमान है एयरफोर्स में, वो भी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट विमान जो उनसे लिया हुआ है हमने एयरक्राफ्ट, जी वो भी कल जो है परेड में हिस्सा लेंगे। तो ये जो एक चीज़ देखी जाए तो उसी में देखिए हमारा भी कॉन्टिजेंट गया था जब इनका बैस्टिल डे परेड हुआ था जुलाई 2023 में। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारा भी कॉन्टिजेंट गया था। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है कि जो हो रहा है, बल्कि मैं कहूँगा एक दूसरे को ये सम्मान दे रहे हैं और एक दोस्ती दिखा रहे हैं कि हमारी इतनी मजबूत है जी। कि हम जो है कभी भी आ सकते हैं और इसको हम निभाएंगे। जी। और यहाँ पर ज़रूरी है, देखिए डिफेंस का हम फ्रांस के साथ काफ़ी हमारा कोऑपरेशन रहा है। और ये कहूँगा मैं कि एडवांस्ड जितनी डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी रहा है। और ये एक मजबूत डिफेंस पार्टनर हमारा रहा है, क्योंकि इसने देखिए हमारा इवन हमारे जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह भी किए थे, उसके बाद भी फ्रांस ने हमारे पर न कोई प्रतिबंध लगाया, न कोई उस बारे में बात की, बल्कि वो उसके बाद हमें सपोर्ट करता रहा जी। जहाँ पर भी चीज़ें पॉसिबल थी। और इससे पहले देखिए नहीं कि ये ऐसे ही आ रहे हैं। अक्टूबर में पिछले साल अक्टूबर 2023, आज से सिर्फ 3 महीने पहले देख लीजिए कि ये जो एक मीटिंग हुई थी, 5वीं थी ये मीटिंग, भारत और इनकी फ्रांस की मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग जो हर साल होती है, जो एनुअल डिफेंस डायलॉग है, ये फ्रांस में हुआ था, पेरिस में जी। तो वो भी एक चीज़ है जिसको कि लेकर के ये आगे बढ़ेंगे। और ये एक 25 साल हमारी दोस्ती को होने जा रहे हैं इनके साथ। जी। तो उसका भी एक रोड मैप ये लोग बनाएंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। और राफेल जेट्स के बारे में है ही है, ये जो स्कॉर्पियन पनडुब्बियाँ हैं जी 3 जो होनी है। और मुख्य चीज़ देखिए है कि अब यहाँ असेंबल होंगे वो, जी तो इस पर भी बातचीत होगी ये कैसे असेंबल हो, और जो भी चीज़ होगी उसकी अगर एक्सपोर्ट करना है बाहर के लिए भी बनाना है, जैसे प्रधानमंत्री ने हमारे बोला है कि मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। जी। तो अगर वो चीज़ भी होनी है तो उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, उससे भी अगेन बहुत फ़ायदा होगा दोनों देशों का। जी। और ये जो कोऑपरेशन है ये एक तरफा नहीं है। देखिए जो आर्मी का जहाँ तक है, जो हमारा इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है उसका, और फ्रांस का जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं आर्मी के, मतलब डेट का इनका आपस का कोऑपरेशन वहाँ पर है ऑलरेडी, चलता रहता है। उसके साथ ही जो हमारा कोऑपरेशन डीआरडीओ का है और इनके यहाँ है, वो भी चलता ही रह रहा है। जी। और ये देखिए इन्होंने ऑलरेडी जॉइंट डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट लास्ट ईयर से है, जिसमें कि जेट इंजन और हेलीकॉप्टर इंजन, हेवी हेलीकॉप्टर इंजन जो है उसका डेवलपमेंट की उस जो जॉइंट इन्होंने डेवलपमेंट की बात की थी, उससे भी प्रोग्रेस की बात होगी। को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन फॉर एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंक्लूडिंग अगर तीसरे देशों को देना है उसके बारे में भी है। और ये जो एक बनाया हुआ है ऑलरेडी होराइजन 2047, एक रोड मैप, जी। ये एक रोड मैप है जो डीआरडीओ और जो सफरान है, इनका जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है जी। उनके बीच में 25 साल का रोड मैप जो 2022 से इन्होंने चलना था, उसकी प्रोग्रेस और आगे कैसे चल रही है, ये भी एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि है, उसको आगे लेके चलना है। एक भारत जो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बना रहा है एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, उसके जो इंजन है वही जो हम ये बात कर रहे थे कि हैवी इंजन हेलीकॉप्टर के, जो शक्ति इंजन का हमने नाम दिया है, उसके बारे में भी वो भी को डेवलप होगा यहाँ पर। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके अलावा एग्रीमेंट जो है इंडियन जो हमारी जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हैं और उनके जो है नेवल ग्रुप है फ्रांस का, जो शिप से लेके सबमरीन्स तक बनाता है, उनके बीच में भी एग्रीमेंट है। और इसके अलावा डिफेंस को छोड़ के आए तो देखिए सोलर एनर्जी में, वहाँ भी पिछली बार जब आए थे तो वो मिर्ज़ापुर के पास उन्होंने सोलर एक एनर्जी कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट किया था। तो ये जो है स्पेस के बारे में, स्पेस का तो काफ़ी अच्छा वो चल रहा है, जिसके बीच में इन्होंने पहले ही डील हो चुकी है।
सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में। फ्रांस आपको पता ही है कि उनके मैक्सिमम जो है न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, जी। रिएक्टर्स हैं, तो उसके बारे में। और अभी देखिए ट्रेड जो है दोनों के बीच में करीब 14 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। आई थिंक 13.67 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड हो गया है, जो कि पिछले साल का है, 2022-23 का, जो काफ़ी बड़ा है जी। अगर देखा जाए तो उनके साथ। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि 7.6 बिलियन डॉलर तो एक्सपोर्ट है जो भारत कर रहा है फ्रांस को। जी। तो बैलेंस ऑफ अगर पेमेंट देखा जाए तो हर एक चीज़ की तरफ से ये काफ़ी आगे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इन सब चीज़ों को जो हमने अभी बात की, अगर देखा जाए तो फ्रांस जो है कि जो रिश्ते हैं भारत के साथ, एक अटूट और एक अलग तरह का ही रिश्ता है, जी। जो जिसको अभी तक कोई तीसरा, कोई भी पार्टी, चाहे अमेरिका, चाहे रूस, चाहे चाइना, किसी को लें, कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया है जी। और न कर पाएगा। और जिस हिसाब से आगे चल रहे हैं, अगर मिल करके दोनों देश आगे चलेंगे तो बहुत प्रोग्रेस कर पाएंगे दोनों फील्ड में। हम सुरक्षा और जो बाकी हमारी सिविल एनर्जी के बारे में है। जी बिल्कुल सर। सर, इजराइल हमास संघर्ष अब किस दिशा में बढ़ रहा है? नीरज जी देखिए, इजराइल और हमास के बारे में अभी जो है वहाँ पर हमने जैसे पिछली बार भी बात की थी कि ये बढ़ता ही जा रहा है दो वजहों से। एक तो बिल्टअप एरिया, शहर में जो है लड़ाई चल रही है, और हमास भी, हमने पिछली बार भी कहा था कि हमास भी अपनी एक ताकत लेके चल रहा है, जो उसकी ताकत अभी तक इजराइल ख़त्म नहीं कर पाया है। क्योंकि किसी को नहीं पता लग रहा है कि कितने उन्होंने हमास की जिसके बात कर रहे थे उसको उन्होंने ख़त्म किया है। और अभी देखिए लेटेस्ट 3 दिन पहले जो हुआ था, 2 बिल्डिंग में, जहाँ पर कि इजराइल ही वहाँ पर उसकी बारूदी सुरंग लगा रहे थे गिराने के लिए, और ये लोग वहीं थे, उनकी टैंक भी थी, जहाँ पर कि हमास ने हमला किया और 24 जो है इनके सोल्जर्स मारे गए इजराइल के, जो पहली बार हुआ इस पूरी युद्ध में। 200 से ऊपर उनकी, 220 के आसपास उनकी संख्या पहुंच गई है। तो ये जो है एक बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद इजराइल ने अभी अपना हमला तेज़ कर दिया है खान यूनिस और सदर्न जो दक्षिण गाजा है उस इलाके में। और इससे जो है पिछले 24 घंटे में अगर देखा जाए तो वहाँ 120 आदमी मारे गए हैं पैलेस्टीनियंस। कितने हमास के हैं और कितने बाकी सिविलियंस हैं, इसका तो कोई ब्यौरा आता नहीं है और ना अभी तक डिटेल इसके बारे में पता है। लेकिन नेतन्याहू ने अभी तक, जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक अपने नतीजे पर नहीं पहुंचती। तो ये जो है ये कंटिन्यू कर रहे हैं और वो गाजा की लिबरेशन की बात कर रहे हैं, हमास के खात्मे की बात कर रहे हैं, जो अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा हमास भी अपनी ताकत कम नहीं कर रहा है, वो भी जवाब दे रहा है, बता रहा है कि वो सक्षम है जवाब देने में। इवन लेबनान की तरफ, सीरिया की तरफ भी इन्होंने काफ़ी कुछ किया था इसको, हमास के ऊपर हमला करने की, लेकिन अभी तक कुछ खास नतीजे नहीं आए। लीडर्स के बारे में बात हुई थी, पिछले 10 दिन में कोई खास लीडर हमास का नहीं मारा गया। और इसके साथ जो सबसे मुख्य चीज़ है, इजराइल अभी भी जो इसके बंदी हैं, हॉस्टेजेज हैं, उनके बारे में कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई है, ना उसको रिलीज़ करा पा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो है इन पर कुछ चीज़, कोई बात आगे नहीं बढ़ रही है। और बल्कि जो ये सिविलियन किलिंग्स हो रही हैं हॉस्पिटल्स में, जो जितने लोग हैं या जितने इंजरी हो रही हैं, जितने लोग शेलिंग में, फायरिंग में, इन लोगों की जो इलाज नहीं हो पा रहा है, और इसकी वजह से दुनिया में इजराइल के खिलाफ एक भावना आती जा रही है। हालांकि इजराइल ने बोला था कि अभी जो है वो कोशिश करेंगे कि सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं हो, पिन पॉइंटेड अटैक करेंगे, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लेके अटैक करेंगे, पूरी इंटेलिजेंस लेकर के हमास के लिए, हमास के लीडर्स के ऊपर। लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है और अभी भी कैजुअल्टीज बढ़ती जा रही हैं।
दूसरा जो है इनके ऊपर है कि प्रेशर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से भी आ रहा है, क्योंकि कुछ हॉस्टेज अभी इनके भी उधर हैं। दूसरा ये आ रहा है कि जो वहाँ पर ही प्रदर्शन काफ़ी हो रहे हैं यूरोपियन यूनियन में और अमेरिका में इस लड़ाई के खिलाफ, खास करके इसमें कि जो सिविलियंस कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, तो वो भी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इंटरनल जो पॉलिटिक्स है इजराइल की, वो भी बहुत हावी हो रही है। राइट विंग के जो लोग हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं कि जो इन्होंने नेतन्याहू ने सोचा था वो कर नहीं पा रहे हैं, इनसे हो नहीं पा रहा है, दबाव में है, प्रेशर में है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम है, अभी वो मुश्किल हैं, मुश्किल हालात हैं नेतन्याहू के लिए, इजराइल के लिए। जहाँ तक बात है सीज़ फायर की और आगे बढ़ने की, उसमें मुख्य जो चीज़ें हो रही हैं, अरब देशों ने जो कहा है, जो अमेरिका भी कह रहा है, यूरोपियन यूनियन भी कह रहा है, टू नेशन थ्योरी का, कि इजराइल और पैलेस्टीन अलग राष्ट्र वहाँ बने गाजा में और को एग्जिस्ट करें, उसको जो है मानने को तैयार नहीं है नेतन्याहू। और जो इसीलिए कोई कॉन्क्रीट पीस प्लान अभी बन नहीं पा रहा है। बीच में खबर आई थी कि बातचीत कतर हमेशा इसमें आगे है, बातचीत में कतर में अभी भी बातचीत चल रही थी, और बात यह आई थी कि इजराइल 2 महीने के लिए युद्ध विराम करने के लिए तैयार था, बशर्ते सारे जो बंदी हैं, हॉस्टेजेज हैं, उनको वापस किया जाए। और उनको उसका ये कहना था कि ये गाजा में जो है हालात वैसी की वैसी रहेगी। हमास भी जो है ये उसने ये भी कहा था कि जो इजराइल के कुछ लोगों को ये सरेंडर करेगा, और हमास के जो कुछ सरेंडर नहीं, जो हमास के लोगों को या पैलेस्टीनियंस को जो इजराइल के जेल में उनको छोड़ेगा, और हमास के जो कुछ लीडर्स हैं उनको इजराइल जाने देगा दूसरे देशों में। तो ये बातचीत चल रही थी, लेकिन इजराइल ने तो बाद में बोला है कि ऐसी उसने बात नहीं कही है, लेकिन ये बातें दबे उससे आ रही थी कि ये होगा। और जो एक और मुद्दा इसमें आ रहा था, जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका चाहते थे कि गाजा में या जब पैलेस्टीन अगर स्टेट बनता है तो उसमें जो है सरकार कौन बनाएगा, कौन उसको गवर्न करेगा। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी जो है वो भी इसके बारे में अब आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि कायदे में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट तो हमास की थी, उन्होंने जीत हासिल की थी, गवर्नमेंट उनकी बनी थी। और दूसरी देखिए, अभी एक बैठक हो रही थी, मीटिंग थी, जिसमें 30 देशों ने, यूरोपियन यूनियन के देशों ने, बर्लिन में उनके फॉरेन मिनिस्टर्स और डिप्लोमेट्स ने पार्टिसिपेट किया। और इस मीटिंग का, और इसमें कुछ अरब देशों के भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे, हमास के भी और इनके पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के। पहले इन लोगों ने इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर से बात की और उसके बाद उन्होंने बाकियों से बात की। तो समस्या वहीं पर आ रही है कि वहाँ भी इजराइल एग्री नहीं है, वो बफर जोन बनाना चाहता है गाजा में, जो अमेरिका खुद भी उसका समर्थन नहीं कर रहा है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने तो यहाँ तक कहा है कि युद्ध विराम कराया जाए हर हालत में, जोर डाल करके, और इसके ऊपर सैंक्शन लगाया जाए नेतन्याहू के ऊपर, क्योंकि वो जो है युद्ध विराम नहीं होने दे रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो बात अभी तक जो है इस लेवल तक आ गई है, क्योंकि ग्राउंड पर देखा जा रहा है कि सब देख रहे हैं, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका भी, कि कोई खास फ़ायदा जो है, जो उद्देश्य, जो एम लेकर के नेतन्याहू चले थे, उसमें नहीं इनको मिल रहा है। और पूरी दुनिया, अरब देश सब जो है चाहते हैं टू नेशन थ्योरी हो, कोई एग्जिस्ट करें। तो ये जो है ये एक प्रॉब्लम वाली बात आगे आ गई है। दूसरा, रेड सी का मामला आ गया है, जिसमें हौती की जो अटैक्स हैं शिपिंग पर, वो बढ़ती जा रही हैं, रुक नहीं रही हैं। जबकि 5 से 6 अटैक इन्होंने कर दिए अमेरिका और इंग्लैंड ने मिल करके हौतीज़ के ऊपर, खास करके वहाँ यमन में इनके ठिकानों पर, लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं अभी। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो इनके हमले जारी रहेंगे हौतीज़ के ठिकानों पर, लेकिन पूरी जो है ट्रेड और इंडस्ट्री, जो सप्लाई चेन है, वो डिसरप्ट हो गया है। इसका नुकसान सभी के ऊपर पड़ रहा है। तीसरी जो मेन बात है, अमेरिका के जो बेसेस हैं उनके ऊपर जो अटैक्स
या उनके विरुद्ध अटैक्स हो रहे हैं कई देशों में। अगर आप देखेंगे चार्ट में तो उसमें आपको पता लगेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी मुश्किल में हैं। इसकी वजह से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी और इजराइल के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है। जो जहाँ तक बातचीत है 2 महीने की या युद्ध विराम की, इजराइल को लग रहा है कि हालांकि इजराइल को भी समय चाहिए अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि उनका जो अभी पॉलिसी लेके चल रहे हैं, जिस हिसाब से चल रहे हैं, वो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल नहीं रहा है। लेकिन ये हमास भी अपने आप को रीग्रुप करेगा, क्योंकि हमास ने ऑलरेडी रीग्रुप कर लिया और हमेशा हमास जो है वो सरेंडर के मूड में नहीं है। हालांकि एक रास्ता यही है कि हमास सरेंडर कर दे और दोनों के बीच में बातचीत आगे बढ़े, लेकिन हमास सरेंडर नहीं करना चाहता है। नेतन्याहू इजराइल अपना रोकना नहीं चाहता है, क्योंकि खास करके जो भी कैजुअलिटीज़ बढ़ गई हैं, हॉस्टेजेस नहीं आ रहे हैं, नहीं छोड़े जा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अड़चने हैं बीच में, जिसकी वजह से कोई बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन अगर ये बातचीत चलती रही तो हो सकता है कि कुछ ये आगे बढ़ें और इसके बारे में कुछ रिस्पॉन्ड करें। अभी जो नई चीज़ एक और आई है, अभी कुछ दिन पहले हमास ने एक 16 पेज का डॉक्यूमेंट जारी किया है। उस डॉक्यूमेंट में हमास ने कहा है क्यों जो है उसने 7 अक्टूबर का ये अटैक किया इजराइल पर। उनका कहना था कि ये उन्होंने बैकग्राउंड उसका एक्सप्लेन किया है उसके लिए, और उन्होंने बोला है कि ये हमने अपने डिफेंस में किया, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, नेसेसरी स्टेप था उनके लिए इजराइल के विरुद्ध, अपनी रक्षा सुरक्षा और अपनी जान माल के लिए और अपनी वजूद के लिए, इसलिए उन्होंने ये किया। तो ये चीज़ें हैं जो लेकर के उन्होंने अगर ये जारी किया है, तो मतलब वो भी जो है जल्दी सरेंडर या कुछ और करने के मूड में नहीं है। तो हालत कुल मिला के है कि हमास और इजराइल दोनों जो है एक तरह से डिफाइंट हैं, दोनों अपने अपने रास्ते पर चलना चाहते हैं। होस्टेजेस को लेकर बातचीत बढ़ नहीं रही है, फ्री नहीं हो रही है, क्योंकि हमास को ही पता है कि बहुत बड़ा हथियार उनके हाथ में है। 2 नेशन थ्योरी पर भी इजराइल एग्री नहीं कर रहा है, बफर जोन बनाना चाहता है जो कि बाकियों को एग्रेबल नहीं चाहते हैं। इजराइल हालांकि बोला है पिन पॉइंट टारगेट करेगा, लेकिन उसको कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा है। यूरोपियन यूनियन, यूएस जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनको भी क्लियर नहीं हो रहा है कि जो अपना एम है, कितने हमास को इन्होंने खात्मा किया, कब तक कर पाएंगे। ये भी एक मुद्दा साथ में चल रहा है। ट्रेड, कॉमर्स, जितनी चीज़ें हैं वो जो है वो उस पर असर पड़ रहा है। और ईरान खास करके पूरी तरह इजराइल के ख़िलाफ़ है, पूरा जो है समर्थन दे रहा है, वो अपना गुट बना करके हुतीज़ को और उधर हिजबुल्लाह को। तो ये जब तक ये चीज़ें सब मिला करके एक साथ इनसे बातचीत नहीं होगी, मिल बैठ करके चीज़ें आपस में नहीं डिस्कस करेंगे, तो इतनी जल्दी नहीं लगता कि इसका कुछ मिल पाएगा, समाधान हो पाएगा। हाँ, अगर बातचीत कतर जैसे देश लगे हुए हैं, अगर वो इनको मिला करके टेबल पर बिठा पाते हैं एक जगह, और बाकी देश अगर प्रेशर डालें, तो कुल मिलाकर के गिव एंड टेक पॉलिसी लेकर के कि थोड़ा इजराइल पीछे हटे और थोड़ा हमास पीछे हटे और ये आगे बढ़ पाएँ, तभी जा कर के कुछ यहाँ पर शांति आ सकती है। सर, रूस यूक्रेन युद्ध में ताज़ा अपडेट क्या है? एक विमान गिर गया है, उसको लेकर भी तमाम तरह के दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि पेंटागन के पास अब यूक्रेन को मदद देने के लिए बजट नहीं है। इससे क्या असर पड़ेगा? नहीं जी, देखिए, जहाँ तक अभी हम यूक्रेन और रूस की बात कर रहे हैं बहुत कुछ तो नहीं वहाँ अचीव हो पा रहा है। हालांकि जैसे हम पहले कहते आ रहे हैं कि इनकी मिसाइल और जो आर्टिलरी शेलिंग्स हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। यूक्रेन ने कई इनके एयरक्राफ्ट्स को भी मार गिराया है, फाइटर और ट्रांसपोर्ट। कुछ दिन पहले उन्होंने जो इलाके थे बॉर्डर के रूस के, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी फायरिंग की।
डोनेस्क का जो इलाका था उस पर यूक्रेन ने फायरिंग की और डोनेस्क के मार्केट में फायरिंग किया जहाँ तकरीबन 25 लोग मारे गए हैं, वो इलाका जो कि रूस के कब्जे में है। इसके बाद रूस ने भी काफ़ी बहुत बड़ी मात्रा में अटैक किया मिसाइल से, एयरक्राफ्ट से, इनके 9 करीब शहरों पर अटैक किया यूक्रेन के, और तकरीबन उन्हें 40 मिसाइल्स दागी, खास करके जो खार्किव कीव के इलाके थे उसमें, जहाँ उन्होंने काफ़ी डैमेज किया। और ये अभी खास करके जब इन्होंने कुछ इनके हवाई जहाज मार गिराए हैं रूस के, रूस उनके प्रोबिंग कर रहा है उनके इलाके में कि कहाँ उनका जो एयर डिफेंस है कहाँ वीक है, जिसका एक्सप्लॉइट करे रूस। दूसरी जो चीज़ है, रूस जो है यूक्रेन के जो भी कंपनीज हैं, जो भी उनके हथियार और गोला बारूद का प्रोडक्शन कर रही हैं, उनको टारगेट कर रहा है, स्टोरेज एरिया को टारगेट कर रहा है। लेकिन कुछ जगहों पर यूक्रेन भी उसने मार गिराए हैं इनके एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट। और जहाँ तक लेटेस्ट है, 2 दिन पहले की जो बात है कि एक इनके बीच में दोनों ने कंफर्म किया है, यूक्रेन ने और रूस ने, कि पहले बातचीत चल रही थी युद्धबंदियों की, POWs की अदला बदली की, जिसके लिए तकरीबन 65 POW यूक्रेन के जो थे वो रूस लेके आ रहा था बेलगरोड में, जो कि बॉर्डर सिटी है। और वहाँ पर उस पर मिसाइल दागे गए और वो जो क्रैश कर गया, जिसमें सारे मारे गए। रूस ने यूक्रेन के ऊपर ये लगाया इल्ज़ाम कि यूक्रेन ने मारा है, यूक्रेन ने अपनी मिसाइल्स फायर किए थे जिससे ऐसा हुआ, और अपने देश के लोगों को उसने मार दिया जुद्धबंदी जो थे जानबूझ करके, जिससे दुनिया में से गलत मैसेज जाए। यूक्रेन ने बोला कि हम इसकी जांच करेंगे, हालांकि उसका कहना है कि रूस भी कर सकता है। तो ये जो है आपस में एक दूसरे का ब्लेम चल रहा है, ब्लेम गेम। लेकिन ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि अगर प्रिजनर्स ऑफ वॉर का एक्सचेंज होना था तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। इसी बीच में यूक्रेन का जहाँ तक है, तकरीबन यूरोपियन यूनियन से कुछ मदद इनको मिलनी है, $1.25 बिलियन की, जिसमें कि खास करके 155 मिलीमीटर जो आर्टिलरी शेल्स हैं वो इनको मिलेंगे। लेकिन अभी ये भी अवेलेबल नहीं है, ये भी हो सकता है 2 या 3 साल के पीरियड में मिलें। तो मतलब इमीडिएट कोई फ़ायदा नहीं है मिल पा रहा है। और यहाँ जो लड़ाई एक्चुअली अभी है वो ज़रूरत की लड़ाई है, क्योंकि अम्यूनिशन, गोला बारूद काफ़ी कम पड़ गया है, काफ़ी ख़त्म है लगभग अगर देखा जाए तो यूक्रेन के पास। रूस तो फिर भी थोड़ा बहुत अपना प्रोड्यूस कर रहा है या नॉर्थ कोरिया से ले रहा है। इसी बीच अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन ने, जो कि हालांकि बेड रेस्ट पर हैं अपने घर में, उन्होंने तकरीबन 50 देशों के लोगों से बात की थी कि कैसे जो है सहायता की जाए और यूक्रेन को सपोर्ट किया जाए। ऑनलाइन उन्होंने किया था, और इससे अभी भी बहुत कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अमेरिका खुद मदद नहीं कर पा रहा है रूस की, क्योंकि रिपब्लिकन्स ने मना कर दिया है कांग्रेस में और कोई बजट जो है उसको अप्रूव करने के लिए। जो देखा जाए कायदे में तो ये अब आर्म्स अम्यूनिशन की लड़ाई हो गई है, आर्म्स अम्यूनिशन की कमी की लड़ाई, किसको पूरा कैसे करें। अब एक नई लड़ाई वहाँ इस हिसाब से छिड़ गई है, क्योंकि कमी हो रही है और मिल नहीं रहा है। जहाँ तक रूस का सवाल है, रूस इस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। हालांकि जो कुछ एंटी मिसाइल्स थी यूक्रेन के पास, उसका उसने अच्छा इस्तेमाल किया है नाटो की मदद से, लेकिन फिर भी अभी भी उनको ज़्यादा कुछ मिल नहीं पाया है। ग्राउंड पर वो वहीं के वहीं हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ पाए हैं, ग्राउंड ऑफेंसिव कहीं आगे नहीं बढ़ रही है। हालांकि रूस जो है अपने टैंक्स को, क्योंकि बर्फ़ पूरी जम गई है, तो कुछ गाड़ियाँ जो है ले करके, मोटराइज्ड व्हीकल्स और बाकी ले करके थोड़ा बहुत आगे ज़रूर बढ़ चुका है। तो ये जो है हालात वहाँ पर हैं अभी। और अमेरिका जो है अभी भी वहाँ पर डायरेक्ट कोई मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अमेरिका की मजबूरी है मिडिल ईस्ट में भी इजराइल के साथ, और ऑफ कोर्स उनके अपने इलेक्शंस हैं जो उन्होंने देखना है। और अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि रशियन एजेंट्स को, जो उनके स्पाइज हैं, उनको टारगेट कर रहा है
कि वो छोड़ करके रसा से अमेरिका की तरफ आएँ। इसका मतलब ये है कि पूरी इन्फॉर्मेशन भी शायद अब इन लोगों को नहीं मिल पा रही है रूस के एक्टिविटीज़ के बारे में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ा मुश्किल है। हालाँकि जो जहाँ तक डिप्लोमेटिक और बाकी चीज़ें हैं वहाँ पर यही है कि मदद की बात की गई है कि की जाएगी। इवन स्लोवाकिया ने जो सपोर्ट दे दिया है यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन के मेंबर बनने के लिए, और इससे थोड़ी बहुत डिप्लोमेटिक फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज़ अभी फ़ायदा नहीं हो पाया है दोनों को। रूस तो थोड़ी अपनी जहाँ पर है वहीं पर है, लेकिन यूक्रेन को कुछ फ़ायदा नहीं मिल पाया है। और जो स्ट्राइक्स हैं मिसाइल्स की, एयरक्राफ्ट की, वो चलती ही जा रही हैं। अमेरिका इंग्लैंड ने उसकी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उन्होंने कहा है कि जो रूस ने अपनी जो स्ट्राइक्स हैं या इंटेंसिटी है अटैक की यूक्रेन के ऊपर, वो 27% तक बढ़ा दी है। खास करके आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्मर्ड गाड़ियां जो हैं उनको लेकर के, टैंक्स ले करके। और एक और जो पॉलिटिकल वो है कि जेलेंस्की का बयान है, उनका कहना है कि वो उनको बहुत चिंता है कि ट्रंप दोबारा जो है वापस नहीं आए अमेरिका में, क्योंकि उन्होंने पहले बोला है कि वो आते ही 2 दिन में ख़त्म कर देंगे ये लड़ाई, और जो कि इसको जेलेंस्की को लग रहा है कि उनके फेवर में नहीं, रूस के फेवर में जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो वहाँ पर कोई बात ना इस टैक्स लड़ाई के मुद्दे पर बढ़ रही है आगे। रूसी जो है थोड़ा बहुत आगे है, और डिप्लोमेटिक या बाकी फ्रंट पर भी कोई ऐसी बहुत बड़ी कामयाबी नहीं हो रही है कि कोई सीज़ फायर या लड़ाई रोकने के लिए कुछ बात आगे बढ़े। सर, काफ़ी मशक्क़त के बाद पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सीमाएं अब खुल गई हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बात है, ये जो बॉर्डर ओपनिंग की बात है, ये तो बॉर्डर बंद था, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग इस पर पहले भी बात कर चुके हैं कि दोनों के बीच में जब से तालिबान सरकार आई है, तालिबान ने कंट्रोल किया है, ले लिया था अफ़गानिस्तान का, इनके संबंध अच्छे नहीं थे पाकिस्तान और इनके बीच में। बॉर्डर क्रॉसिंग्स बंद हो गई थी। टीटीपी खासकर तरीके तालिबान पाकिस्तान बहुत एक्टिव हो गया था पाकिस्तान में, और अभी तक देखा जाए तो उसने तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोगों को मारा था वहाँ। बहुत ज़्यादा एक्शंस हुए थे, और सारा ब्लेम पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को कर रहा था कि वहाँ से सब कुछ हो रहा है। इनके बीच में आर्टिलरी शेलिंग भी, फायरिंग भी हो गई थी। और वैसे भी अफ़गानिस्तान ने इनके बीच की जो बाउंड्री है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की डूरेंट लाइन, उसको कभी एक्नॉलेज नहीं किया, रिकग्नाइज नहीं किया है, क्योंकि अफ़गानिस्तान का कहना है कि बलूचिस्तान जो और पख्तूनख्वा जो है वो उनका हिस्सा है। तो ये चीज़ पहले से चल रही है, लेकिन जो बात काफ़ी बढ़ गई थी, उस बीच में काफ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग्स इनके बंद हो गए थे। और काफ़ी जब तालिबान आए थे, सरकार वहाँ आने वाले थे, आए थे, उसमें लाखों की तादाद में अफ़गान से लोग पाकिस्तान में आके बस गए थे। ऑफिशियली तो 13 लाख, अनऑफिशियली करीब 7-8 लाख लोग और थे। और पाकिस्तान का कहना था कि ये लोग जो हैं आ करके दहशतगर्दी, टेररिज्म बढ़ा रहे हैं, मिलिटेंसी बढ़ा रहे हैं, और क्राइम जो है उसमें इनका हाथ है। तो इन्होंने अक्टूबर से ही इन्होंने डेडलाइन दे करके इनको वापस भेजने की तैयारी कर दी थी अफ़गानिस्तान में। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको देख करके इनके बीच में तनाव काफ़ी बढ़ गया था। और जहाँ तक अफ़गानिस्तान का सवाल है, तालिबान जहाँ पावर में आए, इन्होंने पाकिस्तान के जो छाया अम्ब्रेला है, छत्र छाया है, उससे बाहर निकलना शुरू किया इंडिपेंडेंट अपना चलने के लिए। पहले तो यही लगा था, पाकिस्तान बहुत खुश था कि तालिबान आ गया है और वो सरकार यही चलाएंगे, उनके हिसाब से चलेगी। उसके अलावा जो इनकी इकॉनमी है पूरी नीचे है अफ़गानिस्तान की, तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं अपने लोगों की, भुखमरी है वहाँ पर, लोगों को सामान नहीं मिल पा रहा है, पैसे आने बाहर से बंद हैं, ट्रेड कॉमर्स कुछ है नहीं। अब इसकी पाकिस्तान की हालत खुद की वही है, वो उसको मदद और दे नहीं सकता। पाकिस्तान ईरान के बीच में तो ऐसे ही जो है मामला चल रहा था, जो आपस में इन्होंने एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक भी कर दी थी। हालांकि अब बातचीत हो रही है। तो ये सब देख करके कोई
बहुत ज़्यादा इनके बीच था नहीं जिसके बेसिस पर लेकर के अफ़गानिस्तान आगे चले कि हाँ पाकिस्तान के बीच से इसको कुछ फ़ायदा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है इनसे कुछ ले नहीं सकता, मतलब मिल नहीं सकता था इनको। और पाकिस्तान की खुद की पॉपुलेशन जो है अफ़गानिस्तान से तकरीबन 5 गुना ज़्यादा है। तो इस वजह से जो है ये चल नहीं रहा था। लेकिन ये जो बॉर्डर है ये बंद था बीच में, तोखराम वाला जो बॉर्डर है, और ये कुछ वजह से जो इनके बीच में आपस में आया था कि नहीं इधर से जो है ड्रग्स की और बाकी सप्लाई हो रही है और टेररिस्ट आ रहे हैं, इस वजह से बंद हो गया था। लेकिन ये पाकिस्तान और तालिबान की एक मीटिंग हुई इनको 22 जनवरी को ही, जिसमें ये तोरखम वाला जो तोरखम वाला बॉर्डर है, बॉर्डर आउटपोस्ट है, उसको जो है जो खैबर पास के थ्रू से जाता है उसको खोलने पर बातचीत हुई है। और ये मेजर एक ट्रेड रूट था जिसको कि ये काफ़ी ट्रक्स इनफैक्ट रुके हुए थे, हज़ारों ट्रक वहाँ पर आ करके। और पहले खुला बॉर्डर था इनके बीच में, लेकिन अब जो है पाकिस्तान ने लगा दिया था कि यहाँ पर वीज़ा और पासपोर्ट भी होगा। तो अभी इस बारे में भी बात हुई है और अब ये इन्होंने समझौता हुआ है कि 1 अप्रैल से मार्च तक बिना वीज़ा और पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। लेकिन 1 अप्रैल से जो भी आएंगे ट्रक्स या जो भी क्रॉस करेगा बॉर्डर, उनके पास वीज़ा और पासपोर्ट होना चाहिए, कंपलसरी होगा। और जो रिस्ट्रिक्शन है मूव के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, कौन कौन आ सकता है उसके बेसिस पर, ख़ास करके ये टेररिज्म देख करके। इसमें जो है मेन इश्यूज जो हैं देखा जाए तो TTP का है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, और बाकी जो बलूच ग्रुप्स हैं जो कि इनका कहना है पाकिस्तान की वहाँ से जो ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में पाकिस्तान की, खुद को लोगों को नहीं वो खिला पा रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि लोग अफ़गानी वापस जाएं। डोमेस्टिक इनके अंदर डिस्टर्बेंस इतने हो गए थे, इतने अटैक्स हुए हैं, इतने लोग मारे गए हैं, हर समय कुछ न कुछ वहाँ होता रहता है उनके यहाँ। अनस्टेबल खुद हैं क्योंकि इलेक्शंस भी होने हैं। और दूसरी चीज़ जो कुछ लग रहा है इसमें कि कुछ मुझे लग रहा है कि चीन का भी फैक्टर है, क्योंकि चीन जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। पाकिस्तान के साथ उसका पहले ही है, अफ़गानिस्तान को भी इन्फ्लुएंस करना चाहता है, अपने चाहता है कि उसका इन्फ्लुएंस वहाँ बढ़े। और वो चाहेगा कि ये अगर दोनों को मिला दे आपस में, कि अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान एक दूसरे के दुश्मन बन गए तो चीन का भी नुकसान बहुत हो गया, क्योंकि दोनों देशों में वो को लेकर के वो नहीं चल पाएगा। तो इस वजह से देखिए जो वहाँ तकरीबन 5 क्रॉसिंग्स तो ऑलरेडी बंद थी इनके बीच में, जैसे चमन है या चमन की क्रॉसिंग थी, गुलाम खान की थी, अंगूर अदा था, और ये एक खरलैच वाली क्रॉसिंग थी, और तोरखम वाली भी बंद हो गई। इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस क्रॉसिंग को खोलने पर इसी वजह से बात हुई है, क्योंकि दोनों को इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। जो भी कुछ इनके बीच में ट्रेड चल रहा था वो रुक गया था, और दोनों तरफ मुश्किल हो रही थी, लोगों को भी आने जाने की और ट्रेड ना होने की वजह से सामान की भी। तो ये एक कारण था जिस वजह से ये खुला है। लेकिन अभी भी ये नहीं कह सकते कि इससे आपस में उनके संबंध बहुत बढ़ गए हैं, अच्छे हो गए हैं, क्योंकि जब तक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा या TTP या बलूच ग्रुप्स चलते रहेंगे तब तक ये मामला जल्दी शांत होने वाला नहीं है अभी। तो सर, आज के कार्यक्रम में आपने भारत मालदीव के संबंधों, फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा और भारत फ्रांस के जो संबंध हैं उसका इतिहास क्या है, भविष्य क्या है, इस पर आपने विस्तार से चर्चा की। इजराइल हमास संघर्ष पर आपने ताज़ा जो वहाँ के हालात हैं उससे अवगत कराया।
रूस यूक्रेन युद्ध पर आपने ताज़ा अपडेट दिया, विस्तृत आपने बातचीत करी हमेशा की तरह इस युद्ध को लेकर, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी आपने कई सारे पहलू हमारे दर्शकों के सामने रखे हैं। मुझे लगता है कि आज का भी हमारा जो ये कार्यक्रम है दर्शकों को लिए ज्ञानवर्धक साबित होगा, और आप इस चर्चा से जुड़े इस कार्यक्रम को सारगर्भित बनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।